नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और भाई हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चली हुई है भाई, जो DSSB की आगामी परीक्षा यूपी UKLT ग्रेड की परीक्षा, उस पर उन्हीं पर ही मेरा मेन फोकस है। आरटेट सभी परीक्षाओं के अंतर्गत यही क्वेश्चन आते हैं लगभग, जो आपका सिलेबस है। अब थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया गया भाई पेपरों का हर एक जगह, लेकिन ये होना चाहिए कि भी पेपर स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। इसके लिए आप DSSB की साइट पर मेल कर सकते हो। UPLT ग्रेड का पेपर हमेशा स्टैंडर्ड पेपर रहा है, UKLT ग्रेड का भी पेपर हमेशा स्टैंडर्ड पेपर है। मैंने देखे हैं पिछले UPLT ग्रेड के सभी पेपर छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। लेकिन DSSB कुछ ऊटपटांग पेपर एक दो बार बना रही है। किसी ने मेल की थी कि भाई आप आसान पेपर बना रहे हैं, कुछ मुश्किल बनाइए, लेकिन ये नहीं कि भाई इतना मुश्किल। पेपर ऐसा होना चाहिए जो आपके सभी टॉपिक्स से हो और आपके लेवल के क्वेश्चन हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 15। भाई लॉन्ग जंप के फेसिस को सही क्रम में जोड़िए। भाई लॉन्ग जंप में क्या क्या होता है? दृष्टिकोण, अवरोध, अप्रोच, अवतरण, लैंडिंग, उड़ान, फ्लाइट, टेक ऑफ, उड़ना। तो क्या क्या होता है भाई? शुरू में क्या होगा? शुरू में होगा अप्रोच। भाई शुरू में होगा अप्रोच, एक नंबर पे हो गया भाई। उसके बाद होगा भाई टेक ऑफ, उसके बाद होगा भाई उड़ान, और उसके बाद लैंडिंग। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ए पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। लॉन्ग जंप की लैंडिंग पीठ कितनी होती है भाई? 2.75 इसकी जो चौड़ाई होती है और 9 मीटर इसकी लंबाई होती है, जो हमारा लॉन्ग जंप का जो लैंडिंग पीठ होता है उसका। और भाई टेक ऑफ बोर्ड से ही जो कूदा जाता है, और सफ़ेद झंडी जो वैलिड होता है जंप हमारा उसके लिए होती है, और लाल जो अनवैलिड होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और हैंगिंग, सेल और एज किक स्टाइल किससे संबंधित है? लॉन्ग जंप से संबंधित है। ये आपको ये याद रखना है। और भारत की बेटी अंजू बारबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था, जो अपग्रेड हो गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। बड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रखर एकाग्रता यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और मायोग्लोबिन किस प्रकार की मांसपेशी में पाया जाता है? किस प्रकार के मांसपेशी यानी कि फाइबर में, किस प्रकार के फाइबर में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल, क्रेब्स चक्कर इसमें ही पूरा होता है। आपको ये याद रखना है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारी शक्ति को बढ़ाता है, पावर हाउस ऑफ सेलों की। ये ये ग्लूकोज को जो अवशोषित करके जल में बदलता है, और अवशोषित करके भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, आपको ये याद रखना है। और क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन अधिक कौन से फाइबर में होते हैं? स्लो ट्विच फाइबर में। ये आपको ये याद रखना है। ये नीरस है भाई, नीरज नहीं है, ये नीरस है, नीरस अर्कत। स्लो ट्विच फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की अधिकता होती है, मायोग्लोबिन की। आगे चलते हैं दोस्तों। एडवर्ड थार्नडाइक ने इन नियमों को विकसित किया? मांसपेशीय गतिविधि अधिगम नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, पोषण नियम, लॉ ऑफ जो भाई हमारी लॉ ऑफ लर्निंग लॉ किसने दिए भाई? एडवर्ड थार्नडाइक ने। इसका राइट आंसर है एडवर्ड थार्नडाइक। थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया। अभ्यास का नियम, इनके 3 मेन नियम हैं भाई।
अभ्यास का तत्परता का प्रभाव के नियम को ही संतोष का नियम कहा जाता है और 5 इनके गौण नियम है, आपको ये भी याद रखना है। और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। भुजा की मसल की बढ़ोतरी, भुजा की मसल की बढ़ोतरी अबडक्शन के दौरान कौन सा तिकोनी पुट्ठा प्रतिरोध करता है, यानी कि कौन सी मसल, भुजा की मसल की बढ़ोतरी वही यानी कि एबडक्शन के दौरान कौन सी जो मांसपेशियां हैं वो एंटा एगोनिस्ट हैं, एगोनिस्ट जो काम करती हैं वही एंटा एगोनिस्ट जो उसके विरोध कार्य करती हैं, और स्टेबल जो स्थिर रहती हैं वो हैं। तो भाई पेक्टोलियस मेजर छाती की थ्रोइंग मसल है, ये कहाँ की मसल है, छाती की मसल है। लेटिमस डोर्सी ये कमर की मसल है, इसे रोप क्लाइंबिंग मसल भी कहा जाता है भाई। और लेटिमस डोर्सी जो सबसे चौड़ी मसल है, और ट्राइसेप्स ये हमारे ऊपरी बाहु की मांसपेशी है। तो इसका जो राइट आंसर है एबडक्शन में होता है बाह का शरीर की मध्य रेखा से दूर जाना, अबडक्शन। अबडक्शन में ये दोनों इसकी एंटागोनिस्ट होंगी, ठीक है भाई। और एडक्शन होता है बाह का मध्य रेखा के नज़दीक आना, ये एडक्शन, और अबडक्शन बाह का दूर जाना, और ये दोनों इसके एंटागोनिस्ट एबडक्शन में काम करेंगी, लेटिमस डोर्सी और पेक्टोलिस लेटिमस डोर्सी और पेक्टोलिस मेजर। ये पेक्टोलिस मेजर थ्रोइंग मसल है और लेटिमस डोर्सी हमारी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है, रोप क्लाइंबिंग मसल है और रोविंग मसल भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्लुमनरी सर्कुलेशन, फुसफुसिया प्रचलन यानी कि प्लुमनरी सर्कुलेशन का मतलब है ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर ले जाना, ऑक्सीजन सहित रक्त को हृदय से दूर ले जाना, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के पास लाना, यकृत से रक्त को वापस ले जाना। जो भाई प्लुमनरी सर्कुलेशन है, प्लुमनरी जो फुसफुसियस प्रचलन है वो उसमें क्या होता है भाई, ऑक्सीजन सहित रक्त को हृदय से दूर ले जाता है प्लुमनरी सर्कुलेशन में। भाई फेफड़ों से हमारा रक्त शुद्ध होकर कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से एरोटा नामक महाधमनी द्वारा जो वो पूरे शरीर में जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्कस थ्रो का सही क्रम बताइए। डिस्कस थ्रो का जो वृत्त होता है वही वो 2.50 होता है, 2 जो डिस्कस थ्रो का व्यास है वो 2.50 होता है, और जो इसका है शॉर्टपुट का वो 2.135 होता है, आपको ये याद रखना है। तो भाई डिस्कस थ्रो का वजन महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम और पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है, और इसका जो सही क्रम है वो बताना है आपको। पहले भाई प्लेमिनरी स्विंग, घूमेगा आदमी, घूमेगा, उसके बाद प्लेमिनरी स्विंग उसको हाथ को हलाएगा, हाथ में उसको डिस्कस को पकड़ के, उसके बाद है रोटेशन, उसके बाद है रिलीज एक्शन, और उसके बाद है रिलीज स्टांस। पहले होगा 1 पहिए हो गया, 2 पहिए हो गया, 3 पहिए हो गया, और 4 पहिए हो गया। तो इसका राइट आंसर है 4 1 3 ना भाई सॉरी 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये इसका सी बन रहा है भाई, ये सी इसका राइट आंसर है। प्लेमिनरी स्विंग होगा आरंभ में, उसके बाद रोटेशन, और उसके बाद रिलीज एक्शन, और उसके बाद रिलीज स्टांस। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नॉकआउट मैच में अगर 8 टीमें भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या कितनी होगी, n-1। सॉरी भाई, ये नॉकआउट है, नॉकआउट में n-1 टीमें हैं, 8 -1, तो मैचों की संख्या होगी 7। नॉकआउट विधि को ओलंपिक विधि भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। नॉकआउट विधि को ओलंपिक विधि भी कहा जाता है, और इसमें जो बाई हैं वो पावर ऑफ 2 से दी जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है भाई, सामान्य घुमाव के बीच का क्षेत्र म्यू और सिग्मा के बीच, ये भाई हमारा जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है भाई, ये है स्टैटिक्स से लिया गया। सामान्य घुमाव के बीच का क्षेत्र जो म्यू और सिग्मा, इसे म्यू कहते हैं और इसे सिग्मा, म्यू और सिग्मा के बीच से जो लिया गया है वो कितना भाई 99.7 इसका राइट आंसर है। आपको ये याद रखना भाई। स्टैटिक्स के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, आपके सिलेबस में भी हैं, लेकिन अब भाई जिस टाइम पर हमने की थी उस टाइम पे इतना ज़्यादा इसका स्टैटिक्स का इतना वो नहीं था, अब ज़्यादा इसको पढ़ा जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी बॉल का अधिकतम ऊंचाई पर उछलना और आकर जाकर वापस नीचे आ जाना कहलाएगा गतिज से स्थित ऊर्जा, यानी कि भाई गतिज से स्थित ऊर्जा काइनेटिक से स्टेबल, और स्थित से गतिज यानी कि स्टेबल से काइनेटिक, और स्टांस से स्विंग यानी कि जो स्टांस होता है वो एक अवस्था जो ठहरी हुई अवस्था है, जो खड़े होने की अवस्था, उससे स्विंग यानी कि जो घूमने वाली, और स्विंग से स्टांस। तो इसका राइट आंसर होगा गतिज से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऊपर उछलना भाई अधिकतम ऊंचाई पर जाए गतिज है, और नीचे वापस आ जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर कोई एथलीट सुबह कुछ भी खाए बिना तेज दौड़ना शुरू करेगा तो पहले उपयोग की हुई शक्ति होगी चर्बी, फैट नहीं होगा भाई। फैट होता है भाई लिपिड के रूप में होता है, यह लिपिड कहा जाता है इसे। इससे 9.1 KCl कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन भी शरीर का निर्माण करने वाले तत्व हैं। इसकी खोज जे ब्रिजिलियास ने की थी और इससे 4.1 KCl कैलोरी प्राप्त होती है। और सभी एंजाइम भी प्रोटीन हैं, और इंसुलिन जो हार्मोन है वो भी एक हरे रंग का प्रोटीन होता है, आपको ये याद रखना है। और प्रोटीन में भाई कहीं तो 22 अमीनो एसिड कितने होते हैं, अमीनो एसिडों की संख्या, प्रोटीन की नहीं भाई, अमीनो एसिड की संख्या कहीं पर 22-23 दी गई, कहीं पर 20 दी गई। तो भाई जो सुबह बिना खाए पिए दौड़ता है तो ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्ब हम लेते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मांसपेशियों के नीचे जमा रहता है। जो भाई थोड़ा बहुत जो प्रोटीन और फैट से भी जो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हुआ, वो भी थोड़ा जो एनर्जी हुई है वो भी ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित रहती है। और कार्बोहाइड्रेट ही ग्लाइकोजन में ज़्यादातर बदलता, ज़्यादा एनर्जी देने वाला तत्व कौन सा है भाई? ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है? ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है भाई जो ये कार्बोहाइड्रेट को। और ग्लाइकोजन अगर हम खाली पेट करेंगे, कोई व्यायाम करेंगे तो ग्लाइकोजन ही पहले शक्ति के रूप में परिवर्तित होगा। आगे चलते हैं। ग्लाइकोजन परिवर्तित होकर ग्लूकोज में। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार संगठन का अर्थ कार्य की योजना है उसी प्रकार प्रशासन का अर्थ होगा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, सूचना का जारी होना, निर्णय लेना, कार्य की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा भाई? कंट्रोल करेगा। आपको ये याद रखना है, पोस्ट क्रम में आपको ये बता भी था। आगे चलते हैं दोस्तों। साइक्लिक विधि स्टेयरकेस और टेबुलर विधि का संबंध है। साइक्लिक विधि स्टेयरकेस और टेबुलर विधि का संबंध है भाई। स्टेयरकेस और साइक्लिक और टेबुलर विधि यानी कि ये किस चीज़ की है भाई? नॉकआउट के टूर्नामेंट की सीडिंग से, चैलेंज टूर्नामेंट के प्रबंधन से, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के मिश्रित रूप से, लीग टूर्नामेंट के फीचर से। जो लीग टूर्नामेंट होता है जिन्हें बर्गर प्रणाली भी कहा जाता है और राउंड रोबिन भी लीग प्रणाली को ही कहा जाता है। तो भाई राउंड रोबिन भी लीग प्रणाली को कहा जाता है। तो इसमें लीग टूर्नामेंट में, बर्गर टूर्नामेंट में, राउंड रोबिन टूर्नामेंट में साइक्लिक स्टेयरकेस और टेबुलर विधि से क्या डाले जाते हैं? फीचर डाले जाते हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। सामाजिक सरलीकरण में क्या होता है भाई? सोशल नॉर्मलाइजेशन ये होता है भाई। ये इंग्लिश में आपको बता देता हूँ भाई। जो
भाई सामाजिक सरलीकरण में थोड़ा सा इंग्लिश में बताना जरूरी है भाई। कुछ वर्ड हमें हिंदी में दिक्कत है ना, कुछ को इंग्लिश में दिक्कत है हमें, जैसे भाई, और कुछ को हिंदी में दिक्कत है, इसलिए सोशल फैसिले फैसिलेशन कहा जाता है इसे। सोशल फैसिलेशन में होता है जटिल कार्य में प्रदर्शन में सुधार, सरल कार्य में प्रदर्शन बदतर। सरल कार्य में प्रदर्शन में सुधार, जटिल कार्य में प्रदर्शन में बदतर। सरल और जटिल दोनों में कार्य बदतर, इसका कार्य प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है जो भाई सोशल फैसिलेशन क्या होता है भाई, तो इसमें सरल कार्य में प्रदर्शन में सुधार और जटिल कार्य में बदतर प्रदर्शन, ये इसका जो राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। शक्ति का सही सूत्र है, शक्ति पावर का सही सूत्र है भाई, बल बटे में समय, बल गुणा में दूरी, बल बटे में गति, बल बटे में समय। दो जो पावर का फार्मूला वो क्या है भाई, बल बटे में समय। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहता है भाई, शक्ति, पावर चाहती है, जो प्रतिरोध करती है किसी भी भार के विरुद्ध, वो क्या होता है, शक्ति होती है भाई। आगे चलते हैं। खेल के साथ सीखना, प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड किसने दिया भाई, मार्गरेट सफोर्ड ने, साइबिल मार्शल ने, फैनिल जोल्सन ने, हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने प्ले वे मेथड दिया। और मोंटेसरी विधि किसने दी भाई, मोंटेसरी विधि दी मारिया मोंटेसरी ने, और किंडरगार्टन पद्धति फ्राबेल ने दी। आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। कौन सा खनिज लवण इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है भाई, इंसुलिन का निर्माण पैनक्रियाज में होता ही है, हर एक रंग का प्रोटीन है। और यह किसकी क्रिया, कौन सा खनिज लवण इसकी क्रिया को उत्तेजित करता है, इसकी कमी से वह इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। आपको ये याद रखना है। और भाई ALT, ये जो तीनों हमारे जो एंजाइम है ये कहाँ बनते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट में बनते हैं। आपको ये याद रखना, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो भाई खनिज कौन से खनिज लवण के साथ मिलकर उत्तेजित होता है, क्रोमियम, कोबाल्ट, पोटासियम, मैग्नीशियम। तो क्रोमियम के साथ मिलकर यह इंसुलिन उत्तेजित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। और जो अग्नाशय है वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलते हैं भाई। खेल कूद के किसी उपकरण को किस कोण से, ये भाई कोण है, कोण, आपको ये याद करना, कोण से, किस कोण से प्रक्षेपित किया जाए यानी कि फेंका जाए, ताकि वह अधिकतम पैराबोला यानी कि पाथ तय कर सके, अधिकतम दूरी तय कर सके। किसी चीज़ को फेंकने जाने का जो प्रोजेक्टाइल जो होता है, उसका जो फेंकने का, अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उसका द्वारा जो रास्ता तय किया गया है उसे क्या कहते हैं, परलव्य या पैराबोला पाथ। पैराबोला इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं, परलव्य। ये आ हुआ भैया स्टेट में। तो 45 डिग्री के कोण से हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। पेट के स्किन फोल्ड क्लिपर से नापने की सही स्थिति है भाई, जो महिलाओं में 2 जगह से मापा जाता है और पुरुषों में 3 जगह से मापा जाता है, उधर छाती और पेट। और महिलाओं में ना सॉरी भाई, उधर यानी कि पेट महिलाओं में और बाजू, और पुरुषों में छाती, बाजू और उधर यानी कि पेट। नाभि से 5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक नाभि से नीचे, नाभि से 2 सेंटीमीटर दाएं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो स्किन फोल्ड क्लिपर से क्या मापा जाता है, शरीर की वसा मापी जाती है, चर्बी मापी जाती है। कहाँ से भाई, नाभि से 2 सेंटीमीटर दाएं। ये इसका राइट आंसर है। टेंडन, टेंडन क्या होता है भाई, टेंडन किसी
किस तरह की शक्ति, टेंडन से किस तरह की शक्ति का उत्पादन किया जाता है। चलो भाई टेंडन के बारे में बताता हूँ। टेंडन जो होता है वो हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले जो कनेक्टिव फाइबर हैं उन्हें टेंडन कहा जाता है। और एचलिस टेंडन भाई हमारी जो सोलियस मसल है उसको, और जो हमारी हिल बोन है उसको जोड़ता है एचलिस टेंडन। तो आपको इस क्वेश्चन का, चलिए भाई आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। टेंडन के बारे में बता दिया भाई, कंडरा, कंडरा कहते हैं हिंदी में, और यह एक प्रकार के कनेक्टिव फाइबर हैं जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा गया भाई एचलिस टेंडन कहाँ होता है, निचले पैर में होता है, जो सोलियस मसल को, हमारी जो हिल बोन है, कैल्सिन क्या कहते हैं उसे, उसको जोड़ता है भाई, हमारी हिल बोन को जोड़ता है एचलिस टेंडन। तो इस क्वेश्चन का आपने कमेंट में उत्तर देना भाई। टेंडन से किस प्रकार की शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। क्रियाशील आंतरिक शक्ति, निष्क्रिय आंतरिक शक्ति, क्रियाशील व निष्क्रिय दोनों आंतरिक शक्ति टेंडन से आंतरिक शक्ति का उत्पादन नहीं करता। तो दोस्तों आपको इसका जो देखते हैं आप कितने एक्टिव हैं। टेंडन के बारे में मैंने बता दिया आपको। कंडरा जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, और जो सबसे ज़्यादा पूछा गया एचलिस टेंडन वो सोलियस मसल और निचली हड्डी को जोड़ता है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो अपने कमेंट में देना भाई। देखते हैं आप कितने एक्टिव रहते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एक वीडियो में आगे सोचा करेंगे। पिछले में पूछा था हमने भाई प्लाज्मा में कितने खून में कितने % प्लाज्मा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जिसका परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया ठीक उसी का ठीक ठीक परीक्षण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई। एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव, वैलिड और रिलायबल। तो उसे कहा जाता है भाई वैलिड। जिसका परीक्षण किया गया है उसी का ही ठीक ठाक परीक्षण करना क्या कहलाता है, वैलिडिटी कहलाता है। और भाई विश्वसनीयता यानी कि वो उस लायक है या नहीं, भरोसेमंद। और भाई ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, ये तीनों चीज़ें किसी भी परीक्षण का मुख्य आधार हैं। तो ठीक ठाक उसी चीज़ का परीक्षण करना वो क्या कहलाता है, वैलिडिटी कहलाता है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। हैमर थ्रो। हैमर थ्रो जो होता है भाई, गोला होता है, तार गोला, उसका जो भार है वो पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम। और इसका जो इसका वृत्त होता है फेंकने वाला 2.135 होता है, 2.135 मीटर शॉर्ट पुट के बराबर। और इसके चारों ओर केज लगा होता है भाई, ताकि कोई दुर्घटना ना उसके एकदम हाथ से गोला छूट जाए। तो यह किस गति का उदाहरण है, घूर्णात्मक एंगुलर मोशन, वक्ररेखीय यानी कि क्रूवलेनेस रेखीय गति, लाइनर मोशन स्थानांतरण गति। तो हैमर थ्रो किसका उदाहरण है भाई, घूर्णात्मक गति एंगुलर मोशन का। तो दोस्तों हमारा यह सीरीज यहीं समाप्त होता है। हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे भाई। हम लगातार आपकी यूके, यूपीएलटी ग्रेड और डीएसएसबी की परीक्षा के लिए बने हुए हैं। और डीएसएसबी की परीक्षा और यूपी यूकेएलटी पर हमारा मेन फोकस है। यूकेएलटी के लिए भाई हम थोड़ा सा जो साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है वे दे रहे हैं एक आध। और भाई जो यूपीएलटी का वो 125 नंबर का सब्जेक्ट ही आएगा, बाकी और उसमें कुछ नहीं आना है। और जो हमारा डीएसएसबी का है उसमें पहला पेपर होगा 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी, 20 की रीजनिंग, 20 का मैथ और 20 की जीके प्लस करंट और 100 का सब्जेक्ट। तो इसी आधार पर हम तैयारी लगातार आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।